नमस्कार, स्वागत है आपका पार्लियामेंट्री बिजनेस में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। दाऊद इब्राहिम पर कबूलनामे से पलटा पाक, कहा हमारी जमीन पर नहीं है अंडरवर्ल्ड डॉन, मुंबई हमले का मास्टरमाइंड है दाऊद। सुशांत मामले को लेकर अब एक और खुलासा। सुशांत की पड़ोस में रहने वाली महिला के मुताबिक सुशांत के सुसाइड से एक दिन पहले कोई पार्टी नहीं हुई थी और उस दिन फ्लैट की लाइटें भी थी बंद। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन के मुताबिक देश में साल के अंत तक आ जाएगी कोरोना वायरस की वैक्सीन। अगले 4 से 5 महीने में कोविड-19 की वैक्सीन उपलब्ध होने की संभावना। दिल्ली दंगों के मुख्य आरोपी ताहिर हुसैन के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलाने की परमिशन में देरी पर कोर्ट ने लिया संज्ञान। बीजेपी और कांग्रेस ने इस मामले को लेकर दिल्ली सरकार पर निशाना साधा, कहा कि केजरीवाल सरकार वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बरेली की खबर से। बरेली के बहेड़ी क्षेत्र के कई गांवों में तेंदुए की दहशत है। बीते दिन तेंदुआ बुढ़िया कॉलोनी में घुसा। तेंदुए ने लोगों को अपना शिकार बनाने की भी कोशिश की। तेंदुआ गांव के एक कुत्ते को भी अपना शिकार बना चुका है, जिसके बाद ग्रामीणों द्वारा हवाई फायरिंग करने से तेंदुआ भाग गया। ग्रामीणों का आरोप है कि वन विभाग को शिकायत करने के बाद भी तेंदुओं को पकड़ने के लिए कोई भी नहीं आया। मथुरा के थाना नौह झील इलाके में बच्ची से छेड़छाड़ के विरोध में 2 पक्षों में जमकर पथराव और फायरिंग हुई, जिसमें आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। दरअसल शनिवार को कस्बा नौह झील में 11 साल की बच्ची से छेड़छाड़ की घटना को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों में जमकर पथराव और फायरिंग हुई। इस बवाल में दोनों पक्षों के आधा दर्जन लोग बुरी तरह घायल हो गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार कस्बा के मोहल्ला इमामबाड़ा में पिछले कई दिनों से मोहल्ले के एक युवक बच्ची के साथ आए दिन बदसलूकी और छेड़छाड़ करता था। शनिवार को बच्ची के परिवार वालों को इसकी जानकारी हुई तो मामला भड़क गया, जिसके बाद दोनों तरफ से जमकर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। पथराव और लाठी डंडे और फरसे से हमला बोल दिया गया। वहीं घटना स्थल पर पुलिस के पहुंचने से पहले ही हमलावर मौके से फरार हो गए। घटना को लेकर पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है। संत कबीरनगर जिले में घाघरा नदी के कहर के बाद बाढ़ से प्रभावित गांवों के लोगों की जिंदगी पूरी तरह से चौपट हो गई है। हर तरफ भरे पानी के बीच ऊंचे स्थान पर शरण लिए बाढ़ पीड़ित रात के समय में हल्की आवाज से भी सिहर उठते हैं। अंधेरे में रात गुजारने को विवश हजारों परिवारों के लिए बिजली के अभाव में पसरा अंधेरा खौफनाक बन गया है। उन्हें केवल इस बात का डर सताता रहता है कि रात के अंधेरे में कोई विषैला सांप उनके परिवार के लोगों को नुकसान न पहुंचा दे। बता दें कि जिले के धनघटा क्षेत्र की प्रमुख नदी घाघरा पिछले कई दिनों से उफान पर है। बाढ़ के कहर के बीच लोग खुद की और अपने परिवार के लोगों की जिंदगी बचाने के लिए बंधों पर शरण लिए हुए हैं, जिनके दिन तो किसी तरह से कट जाते हैं, पर रात नहीं गुजर पाती है। बाढ़ से प्रभावित गांवों के लोगों की रात बिजली के बिना नहीं गुजर पा रही है। रात के सन्नाटे में जानवरों और डरावनी आवाज और सांप और बिच्छू के खौफ के साए में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के लोग जी रहे हैं। उन्हें हर पल लगता है कि मौत उनके करीब है। शाम ढलने के बाद अंधेरे की शुरुआत के समय से ही ऊंचे स्थानों पर शरण लिए लोग सुबह होने का इंतजार करने लगते हैं। जैसे समस्या सर जी ये है कि ना तो हम लोगों को कोई खाद्यान्न का सामान मिला, ना तो ये जलाने के लिए ईंधन मिल रहा है, ना मिट्टी का तेल है, ना डीजल है, ना लाइट है। हम लोग परेशान हैं। अंधेरे में मच्छरों से शरीर कटवाते हैं, क्या करें। बन्हा पे ऐसे यहाँ पढ़ाए बाढ़ आए हमन के कुछ व्यवस्था नहीं है। से चाउर मिला लालो से का होई, ना ही लाइट वाइट ना ही कुछ नहीं है। मिट्टी का तेल मिला ना ही कुछ नहीं मिला, ना ही केहू नहीं आला है। थरिया लोटा जमा रहलुओ बही गया, मड़ई टाटी घर रहलुओ गिर गया। हमने यहाँ पर भूखा मरा है। केहू आपको जरी झका ही नहीं आवत हमें। कैसे खाना बना रही हैं? केहू नहीं आवत। कैसे खाना बना रही हैं? ईंटा बनावत है। और जैसे राशन कैसे मिला? वो राशन मिला कि नहीं प्रशासन? अरे वही 2 से आटा 2 से चाउर मिल गया, जखरे 10 पलुआर में एक दिन खा ढारी वो न का हुई। ग्राम का नाम है सियरकला। हम लोग समस्या से इतनी देर पीड़ित हैं। जैसे बाढ़ क्षेत्र में इतनी समय बाढ़ तबाह कर दी है। हमारे घर में पानी, कोई घर बचा नहीं है जिसमें पानी न घुसा हो। हम लोग बंधे पे अपना जीवन बिता रहे हैं और किसी तरह से जानवर लेकर के और परिवार को
किसी तरह से जिला रहे हैं, किसी को समय से भोजन मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा है। प्रशासन कोई आता है तो यहाँ जो बंधे पे साधु की खूंटी है, पीपल का पेड़, वहाँ लोग आते हैं, यहाँ कोई देखने भी नहीं आता है कौन किसको भोजन मिल रहा है, किसको नहीं मिल रहा है। और कोई समय से भोजन कर लेता है, कोई वैसे ही सो जाता है। जी सर, यहाँ लाइट की व्यवस्था कुछ नहीं है। स्वास्थ्य के बारे में यहाँ जो है कोई देखने नहीं आता है। सब तिगरा मौर ग्राम सभा का ये सियर कला पुरवा है और यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं, आप लोग देख रहे हैं कि बंधे पे निवास किए हैं और इन लोगों को सबसे बड़ी समस्या है लाइट की। लाइट इन लोगों को नहीं मिल पा रही, रात में बहुत दिक्कत होती है, सांप बिच्छी से बहुत परेशान है। कल रात में एक बच्चे को सांप काट लिया था, किसी निजी वाहन से मलौली के लिए भेजा गया और रात में कोई सुविधा नहीं है चिकित्सा की। और इन लोगों को मिट्टी के तेल की सुविधा होनी चाहिए। प्रशासन जो तिगरा कुटी है वहाँ पे आते हैं लोग दिन में, लेकिन वही है 2 घंटे रहने के बाद निकल जाते हैं। शाम में कोई यहाँ जैसे कि किसी को लगाया नहीं गया ड्यूटी पे कि कोई देखे, कोई बुड़ जाए मर जाए, कोई मतलब देखने वाला नहीं है इन लोगों को। आगरा वायु बिहार रोड पर कांशीराम आवास के पास थाना क्षेत्र शाहगंज में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में एक बदमाश योगेंद्र और एक सब इंस्पेक्टर राजीव सोलंकी घायल हो गए, जबकि मौके से कुछ बदमाश भागने में सफल रहे। पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से 2 मोटरसाइकिल, 2 तमंचा, 315 बोर और 5 खोखा कारतूस और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। बता दें, लगभग 1 महीने पहले बदमाश चांदी लूट मामले में भी शामिल थे। एसपी बस्ती हेमराज मीना के निर्देशन पर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने हरियाणा से बिहार जा रही अंग्रेजी हरियाणवी शराब के साथ 2 तस्करों को बस्ती जिले के बड़ेवन टोल प्लाजा से गिरफ्तार किया है। एसपी हेमराज मीना ने बताया कि चेकिंग के दौरान बस्ती कोतवाल रामपाल यादव और स्वाट टीम प्रभारी राजकुमार पांडे ने टीम के साथ 27 पेटी में 672 बोतल हरियाणवी शराब बरामद की है, जिसकी कीमत 5 लाख रुपए बताई जा रही है। साथ ही पुलिस टीम ने 2 तस्कर मोहित और ब्रजपाल को गिरफ्तार किया है। इन अभियुक्तों के पास पहले भी शराब तस्करी का मुकदमा इन पर दर्ज है और शराब तस्करों से पूछताछ की जा रही है। इसमें संलिप्त अन्य लोगों की भी तलाश जारी है। बता दें कि बस्ती जिले की स्वाट टीम की लगातार चौथे दिन ये बड़ी कार्रवाई है। देखिए, आज हमारी स्वाट टीम और थाना कोतवाली की टीम दोपहर में चेकिंग कर रही थी। तो टोल प्लाजा बस्ती है, यहाँ पे चेकिंग के दौरान एक जायलो गाड़ी, सस्पेक्टेड गाड़ी पकड़ी गई, जिसमें 2 लोग थे। मोहित शर्मा, ये मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं, और एक ब्रजपाल विश्वकर्मा, ये बागपत के रहने वाले हैं। इनसे पूछताछ किया गया और गाड़ी की चेकिंग की गई तो उसके अंदर करीब 27 पेटी हरियाणा मार्का की जो शराब है वो मिली है, जिसमें करीब 680 के आसपास बोतल्स हैं। और इसके अलावा करीब इनकी कीमत लगभग 5 लाख के आसपास है। ये शराब पकड़ी गई है और इनका आपराधिक इतिहास जब पता किया गया तो पहले भी कुशीनगर और देवरिया में बंद हुए हैं और ये पूर्व से इस तरह की घटनाएं करते रहे हैं। यहाँ से हरियाणा से लाके और ये बिहार में शराब बेचते थे। आज इनकी गिरफ्तारी की गई है और जो शराब थी वो बरामद की गई और बाकी और भी इनके बारे में जानकारी की जा रही है कि ये इनका क्या नेटवर्क है, कहाँ से शराब लाते हैं और कहाँ पे ये बेचते हैं। दिल्ली में आईएसआईएस के संदिग्ध आतंकी के गिरफ्तार होने के बाद देश भर में सुरक्षा अलर्ट है। सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील अयोध्या में सभी प्रमुख स्थलों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। रामनगरी में प्रवेश करने वाले लोगों को सुरक्षा बलों की सघन जांच प्रक्रिया से गुजरना पड़ रहा है। अयोध्या हमेशा से सुरक्षा को लेकर अति संवेदनशील क्षेत्र रहा है। ऐसे में दिल्ली में संदिग्ध आतंकी की गिरफ्तारी होने के बाद पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट पर है। बता दें कि राम मंदिर भूमि पूजन के दौरान सुरक्षा एजेंसियों ने अयोध्या में आतंकी हमले का अलर्ट जारी किया था। अब दिल्ली में आईएसआईएस के संदिग्ध आतंकी यूसुफ को गिरफ्तार किया गया है। अयोध्या में प्रवेश करने वाले हर संदिग्ध व्यक्तियों से कड़ाई से पूछताछ की जा रही है। आश्वस्त होने के बाद ही प्रशासन शहर में लोगों की एंट्री दे रहा है। क्षेत्र अधिकारी अयोध्या अमर सिंह का कहना है कि शहर सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील है। ऐसे में यहां पहले से ही सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रखी गई है। सभी बैरियर पॉइंट पर तैनात पुलिस कर्मियों को अलर्ट किया गया है। शहर में पैदल और वाहनों से जाने वाले लोगों पर कड़ी नजर है। नगर में प्रवेश करने वाले लोग, उनके बैग और वाहनों की सघन जांच की जा रही है। अयोध्या की संवेदनशीलता को देखते हुए
यहाँ पर बहुत पहले से सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रखी गई थी और उसी के तहत जो है ना इनको जो जितने बैरियर पॉइंट्स पर जो है पुलिस बल हमारा उपलब्ध रहता है, उन पुलिस बल को सतर्क करते हुए और जो भी बैरियर पॉइंट्स जो भी आमजन पब्लिक वाले पब्लिक के जो लोग अपना वाहन या पैदल निकलते हैं उनकी हम लोग जो है ना उनकी सघनता के साथ चेकिंग करके और उनको जाने देते हैं। अगर कोई संदिग्ध व्यक्ति मिलता है उसको रोक करके कार्रवाई करते हैं। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए पार्लियामेंट्री बिजनेस। क्या वोट देने से हमारी संवैधानिक जिम्मेदारी हो जाती है पूरी? क्या सिर्फ बड़े बड़े नेताओं को फॉलो कर हम कर लेते हैं अपने वोट के साथ न्याय? कितना जानते हैं हम संविधान के मंदिर यानी संसद के बारे में? कितना जानते हैं अब आज तक चुने गए जनप्रतिनिधियों को? कितना रूबरू हैं आप संसद के खट्टे मीठे इतिहास से? जानिए लोकतंत्र के इतिहास में पहले चुने हुए जनप्रतिनिधि से लेकर At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. सत्रहवीं लोकसभा तक की हर बारीक व अनकही हकीकत मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी मेरे यानी रोहित सक्सेना के साथ किस्सा संसद का सिर्फ पार्लियामेंट्री बिजनेस पर। Hi, this is Director Vishal Mishra. Congratulations Rohit Saxena for Parliamentary Business Excellent News Channel and my brother Pankaj Chauhan for such a wonderful effort. I wish all the success to this news channel and may God give you new heights in the field of journalism and you establish new landmarks. Thank you. Take care. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली खबर का। कानपुर में बीजेपी युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं और पुलिस कर्मियों के बीच हाथापाई हो गई। दरअसल कार्यकर्ता दो दुकानदारों के बीच हुए विवाद में पहुंचे थे। विवाद की सूचना पर पहुंचे पुलिस कर्मियों पर बीजेपी युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष संजय कश्यप ने हाथापाई का आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए बीच सड़क पर भाजपाइयों ने जमकर उत्पात मचाया। युवा मोर्चा कार्यकर्ता ने थाने का घेराव करते हुए जमकर हंगामा भी किया। यूपी के पीलीभीत जिले में ललौरी खेड़ा ब्लॉक के नौगवा पकड़िया गांव का एक युवक ने बीते दिनों सांसद वरुण गांधी के ट्विटर हैंडल पर एक शिकायत की थी, जिसके बाद सांसद वरुण गांधी ने उस शिकायत के निस्तारण करते हुए संबंधित अधिकारियों को आदेशित भी कर दिया था, जिसके बाद भी शिकायत का आज तक निस्तारण नहीं हुआ है। वहीं अब ग्रामीण इसको लेकर काफी परेशान हैं। दरअसल मामला जनपद के ब्लॉक ललौरी खेड़ा के नौगवा पकड़िया गांव का है, जहां महज 100 मीटर की सड़क
सड़क निर्माण करने को लेकर ग्रामीणों ने मांग की थी। सड़क निर्माण न होने के चलते बरसात के दिनों में लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई बार बड़े हादसे भी हो चुके हैं। बता दें कि नौगवां पकड़िया गांव की ग्राम प्रधान से कई बार इस बारे में शिकायत भी की गई है, बावजूद इस गंभीर समस्या पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसके बाद एक युवक ने इस मामले की शिकायत सांसद वरुण गांधी के ट्विटर हैंडल पर की, जिसके बाद सांसद वरुण गांधी ने सड़क निर्माण कराने के लिए सीडीओ को आदेशित भी किया था, पर सांसद वरुण गांधी के आदेशों का सीडीओ पर कोई असर होता नहीं दिख रहा है। इस समय हम ललौरी खेड़ा ब्लॉक के नौगवा पकड़िया गांव में मौजूद है। बात करेंगे यहाँ की जन समस्याओं को लेकर, क्या शिकायत है लोगों की और क्या इसका निस्तारण हुआ है। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं क्या कुछ कहना है उनका यहाँ गांव के बारे में। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशीष शर्मा है। आशीष जी, जानना चाहेंगे क्या समस्या है, क्या आपने शिकायत की है सांसद जी से और क्या उसका निस्तारण हुआ अब तक? सर, मैं वार्ड नंबर 4 का निवासी हूँ और यहाँ पर ये पहली गली पड़ती है। मैंने सांसद जी से शिकायत की थी कि मैंने सर यहाँ पे मैं 15 साल से इस रोड को बनवाने के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ, लेकिन मैं प्रधान के भी पास गया और मैंने और भी इस तरह के जो भी जितने भी होते हैं मैंने सब जगह रिक्वेस्ट भेजी है, लेकिन अंतिम जो छोर था वो सांसद जी से मैंने रिक्वेस्ट की थी, तो उनका जो लेटर आया था वो मैंने सीडीओ साहब को भेज दिया है और उसके अकॉर्डिंग उन्होंने जो है कार्रवाई के लिए बोला था, लेकिन अभी तक उसका भी कोई रिस्पांस नहीं आया है। सर, किस शिकायत की आप बात कर रहे हैं? क्या शिकायत की गई थी? क्या उसका रिजल्ट अब तक हाथ में आया? सर, कोई रिजल्ट अभी तक हाथ में नहीं आया। आप खुद देखिए, शिकायत जो आप खुद देखना चाहते हैं कि सामने जो रोड है यहाँ से एक लगभग 100 मीटर का रोड है। ये यहाँ पे जितने भी ग्रामवासी यहाँ पे आए दिन दुर्घटना होती हैं। सिलेंडर वाला गिर गया, उसको चोट लगी, हेड इंजरी हुई थी सर। मेरे खुद के फादर जो हैं वो कई बार गिर चुके थे सर, तो उनको भी हमने निकाला, कैसे भी करके निकाला। वो डूब ही गए थे एक तरीके से। छोटी बच्ची जो ये मकान देख रहे हैं आप, इनकी छोटी बच्ची यहाँ पर पानी में गिर गई थी। मेरे छोटे भाई ने अपनी जान की बाजी लगा के कूद के इस बच्ची को बाहर निकाला था। आए दिन ये पानी जो इस तरीके से आता है, यहाँ से लेके पूरी वसुंधरा कॉलोनी के नाला टूटा होने की वजह से पानी यहीं पर भरता है आके। आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं सर, हम लोग को निकलने में भी परेशानी होती है। लास्ट ईयर जो हुआ था, मैंने 20,000 रुपये का अपने ट्यूबवेल लगवाया था, जिसको पानी को निकलवाया था। जो पैसा भी मुझे प्रशासन से नहीं मिला है, जो कि मुझे बोला गया था कि मैं 10,000 रुपये आपको पेमेंट करूँगा, वो भी पैसा आज तक नहीं मिला है। तो प्रशासन से अब यही रिक्वेस्ट है, या तो मुझे नाव दिलवा दे और या फिर तो इस रोड का निर्माण करवा दे सर। तो कहना चाहेंगे जिस तरीके से आपने शिकायत की थी, आपने जिला प्रशासन से शिकायत की, प्रधान से शिकायत की, जिलाधिकारी, तमाम जिले के अधिकारियों से आपने शिकायत की, आज तक सड़क नहीं बन पाई। क्या ऐसी ज़रूरत पड़ी जो आपको सांसद जी से शिकायत करनी पड़ी, उसके बावजूद भी अभी तक कोई निस्तारण नहीं हुआ? क्या कुछ कहना है? सर, हमारे यहाँ के प्रधान जी हैं, जिनका नाम फूल भी है, उनकी शिकायत मैंने रोड बनवाने के लिए उनसे कई बार रिक्वेस्ट की थी और उन्होंने क्या कहा कि मैंने फिर भी नहीं बना, तो मैंने विधायक जी से उनकी शिकायत की, लेकिन विधायक जी के कहने के बावजूद भी उन्होंने मुझे किसी से सुनाई पड़ा पीछे गली में, उन्होंने कहा कि ये रोड मैं नहीं बनने दूंगा, क्योंकि उन्होंने मेरी विधायक जी से शिकायत कर दी है। तो ये मैं यहाँ पे कहीं ना कहीं एक ब्राह्मणवाद जो होता है, मैं ब्राह्मणवाद का पक्षपात का बहुत बड़ा शिकार रहा हूँ कि मैं ब्राह्मण, यहाँ पे ब्राह्मण ही बस्ती है, ब्राह्मण भी हैं यहाँ, मतलब सामान्य वर्ग के लोग रहते हैं, शायद इसी वजह से। और इसके पीछे आप जाके देखेंगे गली बनी हुई थी, लेकिन उसके ऊपर दोबारा गली बना के जो है किसी तरीके से धांधली की गई है सर। बस यही मैं कहना चाहता हूँ। ठीक है, और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, आइए उनसे बात करेंगे क्या कुछ कहना इस गली को लेकर, क्या समस्याएं हैं उनकी, क्यों नहीं बन पाई अब तक गली और क्या समस्या आ रही है इसको लेकर। संदीप जी, जानना चाहेंगे जिस तरीके से आप यहाँ के रहवासी हैं, आप यहाँ पर रहते हैं और आप किसी पार्टी से बिलोंग भी करते हैं कहीं ना कहीं, तो क्या कुछ कहना है इस सड़क के बारे में जो अब तक सड़क नहीं बन पाई? पिछले 10-12 वर्षों से इस सड़क को बनवाने के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। हालांकि हम लोगों ने और भी बड़े बड़े संघर्ष किए हैं, उसमें तमाम हमें सफलताएं मिली, लेकिन ये बड़ा दुर्भाग्य है कि हम लोगों ने आज़ादी का 74वां स्वतंत्रता दिवस मनाया और ऐसे मौके पर 100 मीटर की सड़क ना बन पाए और वहाँ के रहने वाले लोग नाव की मांग करें सांसद से, तो ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से सांसद जी से शिकायत की गई, वरुण जी से आपने शिकायत की और ज़िले के तमाम अधिकारियों से शिकायत की, क्या वजह है जो अभी तक सड़क नहीं बन पाई और क्यों उसमें जो है हीला हवाली की जा रही है? कई बार जन सुनवाई पोर्टल पर भी इसकी शिकायत की गई, लेकिन जैसा कि उत्तर प्रदेश में जन सुनवाई पोर्टल की स्थिति के बारे में आप सभी को मालूम है, फर्जी तौर पर रिपोर्ट लगा दी जाती है, कोई मौके पर निरीक्षण नहीं करने आता। तो इसी प्रकार से तमाम हमारी जन सुनवाई वाली शिकायतों का निस्तारण फर्जी रूप से कर दिया गया। तमाम सांसद, विधायक और यहाँ के प्रधान से लेकर BDO साहब से भी यहाँ के बात हुई है, लेकिन फिर भी
बड़ा एक चिंतनीय विषय है कि एक 100 मीटर की सड़क नहीं बन पा रही है। तो इसके जो सड़क जो नहीं बन पा रही है, तमाम लोग यहाँ पे ग्रामीण हैं जो अपना यहाँ से गुजरते हैं, निकलते हैं या जो रह रहे हैं, उनको निकलने में काफ़ी परेशानी, काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो क्या क्या लगता है आपको, कौन जिम्मेदार है इसके पीछे जो अब तक ये कि 100 मीटर की सड़क बनाने में इतना सोचा विचारी की जा रही है? देखिए कि कुल मिलाकर जिम्मेदारी यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी है, 100% है, क्योंकि जनप्रतिनिधि उनको जनता ने इसीलिए चुना है और वो अपनी आज की डेट में किसी भी प्रकार से मैं नहीं समझता हूँ कि अपना कार्य प्रणाली को सही रूप से दे पा रहे हो, सही ढंग दे पा रहे हो। अगर वो एक 100 मीटर की सड़क नहीं बना सकते हैं तो ऐसे जनप्रतिनिधियों को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। जिस तरीके से हमने बात की यहाँ के रहवासियों से, यहाँ के लोगों से, स्थानीय निवासियों से हमने बात की कि जिस तरीके आप देख रहे हैं, कैमरा पर्सन से मैं चाहूँगा कि वो दिखाएं कि किस तरीके से ये सड़क है जो अभी तक नहीं बन पाई है। महज 100 मीटर का एक सड़क है, सड़क का टुकड़ा है जो नहीं बन पा रहा है। क्या वजह है इसके पीछे, क्या कौन लोग इसमें शामिल हैं जो इसको बनने नहीं दे रहे हैं, या किस तरीके से अपनी गुजर बसर कर रहे हैं? पीलीभीत से पार्लियामेंट्री बिजनेस के लिए प्रांजल गुप्ता। गोंडा जिला अस्पताल से एक बड़ी लापरवाही की खबर सामने आई है। यहां स्वास्थ्य विभाग बच्चे की जान से खिलवाड़ करता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल चिल्ड्रन वार्ड में भर्ती कराए गए बच्ची को खून की कमी होने पर लीकेज ब्लड ही चढ़ा दिया गया। खून के जमीन पर गिरते देख हर कोई चौंक गया। परिजनों ने स्टाफ नर्स से शिकायत की, जिस पर स्टाफ नर्स ने जुगाड़ की प्रक्रिया अपनाकर आनन फानन में बच्ची को खून चढ़ा दिया। वहीं इस पूरे मामले पर जब अस्पताल के सीएमएस से बात की गई तो उनका गैर जिम्मेदाराना बयान सामने आया। वो इस बात से ही पहले इनकार करते रहे, लेकिन वीडियो दिखाने पर जांच की बात कहकर पूरे मामले को टाल दिया। मेरा नाम संदीप कुमार है। मैं अपनी भतीजी को आज दोपहर लेकर आया, यहाँ पे एडमिट कराया और इसके बाद में पता चला कि इसको ब्लड कम है। जांच कराने के बाद फिर हमने कहा कि ब्लड डोनेट कराने के लिए बोला, तो हमने ब्लड डोनेट कराया। उसके बाद में ब्लड लीकेज, पैकेट लीकेज था उसका, तो उसके बाद थोड़ा ब्लड उसको चढ़ा, थोड़ा इधर आ गया। ब्लड गिर रहा था जी, बताया होगा उसको, ठीक हो गया होगा? नहीं, उसके बाद उस पर सिर्फ टेप लगा दिया गया। मैं हमको वीडियो दीजिए, देखिए जांच कराएंगे तो क्या है। अभी तो सामने आप वीडियो देख लीजिए। ब्लड कभी लीकेज हो जाता है उसमें, क्या एयर ले रहे हैं ब्लड वगैरह इस तरह के कभी लीकेज हो जाता है, इसको हम दिखाते हैं, ठीक है। नहीं, सिर्फ हाँ ठीक है, उसको दिखाएंगे। सीएमएस साहब सिर्फ इतना ही कह देना कि इसको हम दिखवाते हैं, कभी कभी लीकेज हो जाता है तो यहाँ किसकी लायबिलिटी। सीएमएस साहब मुझे ये बताइए, लायबिलिटी किसकी बनती है और ये क्या गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं है आपका? किसकी गलती थी ये मैं देखता हूँ, उसको इंक्वायरी कराते हैं। इतना गंभीर विषय है, आप इतने हल्के में बता रहे हैं कि कभी कभी एयर ले लेता है। आप ही बता रहे हैं, ब्लड जैसी बात है। आपने बताया कि ले लेता है, लगाया गया है, जाहिर सी बात है। ये जो चीज़ें आप बता रहे हैं इसको मैं देखूंगा ना, वहाँ पे देख के उसकी इंक्वायरी कराते हैं। क्या कार्रवाई हो रही है? पहले हमें तो पता, अभी आपने बताया कार्रवाई कैसे हो जाएगी अभी इतनी जल्दी? भारत का सीरम इंस्टीट्यूट हर महीने 6 करोड़ कोरोना वैक्सीन की खुराक का उत्पादन करने जा रहा है। सीरम इंस्टीट्यूट ने ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की ओर से तैयार वैक्सीन के उत्पादन के लिए एस्ट्राजेनेका कंपनी के साथ समझौता किया है। इस वैक्सीन का नाम कोविशील्ड रखा गया है। जानकारी के मुताबिक शुरुआत में कंपनी 1 महीने में 6 करोड़ वैक्सीन की खुराक का उत्पादन करेगी और फिर इसमें बढ़ोतरी करेगी। अप्रैल 2021 तक हर महीने 10 करोड़ वैक्सीन की खुराक के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। सीरम इंस्टीट्यूट भारत के साथ साथ 92 अन्य देशों के लिए भी कोरोना वैक्सीन तैयार करेगा। वहीं भारत सरकार ने संकेत दिया है कि वो सीरम इंस्टीट्यूट से सीधे वैक्सीन खरीद कर लोगों को मुफ्त में भी उपलब्ध कराएगी। सरकार अगले साल जून तक सीरम के करीब 70 करोड़ वैक्सीन में की खुराक खरीदेगी। सीरम हर महीने 6 करोड़ डोज बनाने का काम शुरू कर रहा है, जिसे अप्रैल 2021 तक 10 करोड़ हर महीने तक बढ़ा दिया जाएगा। इसके लिए कंपनी ने 200 करोड़ रुपए खर्च करके अपनी वैक्सीन निर्माण की क्षमता में इजाफा किया है। कोरोना वायरस महामारी और लोगों के आवागमन पर जारी प्रतिबंधों के बीच महाराष्ट्र के कई हिस्सों में 10 दिवसीय गणेश चतुर्थी उत्सव की शुरुआत हुई। हालांकि इस साल इस त्योहार में पारंपरिक धूमधाम का अभाव है। यूपी के बरेली में भी मराठा समाज के लोगों ने घर में ही रहकर गणेश उत्सव मनाया। देखिए ये रिपोर्ट।
कोरोना वायरस के बीच 10 दिवसीय गणेश उत्सव की शुरुआत हुई है। सरकार की गाइडलाइन का पालन करते हुए लोग इस बार घरों में ही रहकर गणपति की पूजा अर्चना कर रहे हैं और मंदिरों में भगवान गणेश के दर्शन के लिए ऑनलाइन मंचों का इस्तेमाल किया जा रहा है। मुंबई के प्रसिद्ध सिद्धिविनायक मंदिर में सुबह शुभ मुहूर्त में आरती की गई और लड्डू का भोग लगाया गया। इसी तरह देश के अलग अलग कोने में लोग गणेश उत्सव मना रहे हैं। सरकार ने कोरोना के संक्रमण को देखते हुए यूपी में भी गणेश उत्सव पर सार्वजनिक रूप से पंडाल सजाने पर पाबंदी लगा रखी है, लेकिन लोग इस बीच घर में रहकर गणेश उत्सव मना रहे हैं। लोगों ने घर में ही गणपति बप्पा का दरबार सजाया है। दरअसल बरेली में महाराष्ट्र के तमाम लोग सालों से यहाँ रहकर सर्राफ का काम करते हैं। जब भी कोई पर्व आता है उसे बरेली में रहकर ही बड़े धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन मराठी समाज के लोग गणपति बप्पा का दरबार घर में ही सजाकर भगवान गणेश का आशीर्वाद लेना चाहते हैं। इस मौके पर महाराष्ट्र के एक परिवार ने बताया कि बरेली शहर भी उन्हें महाराष्ट्र के एक जिले की तरह ही लगता है। इस साल तो हम बड़े जोर शोर से मनाते हैं, लेकिन इस साल कोरोना की वजह से हम साधारण तरीके से घर पे मतलब मना रहे हैं। हम तो महाराष्ट्र के रहने वाले हैं और जैसे महाराष्ट्र में होता है उसी तरीके से यहाँ पर बरेली में करते हैं। पहले तो पंडाल बड़े बड़े पंडाल लगते थे, मतलब उसमें इस साल कोरोना की वजह से घर पे मनाए जा रहे हैं। सब परिवार अपने अपने घरों से मतलब। सभी देशवासियों को गणेश महोत्सव के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि हम लोग पिछले 25 वर्षों से बरेली महानगर में गणेश महोत्सव का बड़े स्तर पर आयोजन करते आ रहे हैं, लेकिन इस वर्ष कोविड-19 के संक्रमण की वजह से हम लोग सार्वजनिक गणेश महोत्सव का आयोजन नहीं कर रहे हैं। हमने सार्वजनिक गणेश महोत्सव का आयोजन रद्द कर अपने घर में अपने बप्पा का पूजन कर रहे हैं। अपने मंदिर में अपने बप्पा का छोटी सी मूर्ति लाकर हम लोग पूजन कर रहे हैं और बप्पा के सामने हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि कोविड-19 का जो संकट अपने देश पर आया है उससे जल्द खात्मा हो, कोरोना का जल्द से जल्द खात्मा हो, यही हम गणपति बप्पा से हम प्रार्थना कर रहे हैं, जिससे कि हम अगले वर्ष बड़े स्तर से बड़ी धूमधाम से गणपति बप्पा का महोत्सव मनाएं। सरकार ने गणेश उत्सव के संबंध में दिशा निर्देश जारी किया है और कहा है कि भगवान गणेश की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा और इसके विसर्जन से पहले किसी प्रकार का जुलूस नहीं निकाला जाना चाहिए। दिशा निर्देश में कहा गया है कि इस साल सार्वजनिक पंडालों में और घरों में आयोजित होने वाली इस पूजा में भगवान गणेश की प्रतिमा की ऊंचाई को सीमित ही कर दिया गया है। पंडालों के लिए प्रतिमा की ऊंचाई अधिकतम 4 फुट और घरों पर स्थापना के लिए अधिकतम 2 फुट ही होनी चाहिए। बरेली से पार्लियामेंट्री बिजनेस के लिए भीम मनोवर की रिपोर्ट। सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में सीबीआई जांच का आज तीसरा दिन है। कल हुई पूछताछ के बाद आज फिर सिद्धार्थ पिठानी और सुशांत सिंह राजपूत के कुक नीरज को डीआरडीओ गेस्ट हाउस बुलाया गया है और वहां से सीबीआई की टीम उनसे पूछताछ कर रही है। देखिए ये रिपोर्ट। सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले को लेकर सीबीआई फुल एक्शन में है। मुंबई में जांच का आज तीसरा दिन है। पूछताछ के लिए सिद्धार्थ पिठानी के बाद सुशांत सिंह राजपूत का कुक नीरज भी डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंचा है और गेस्ट हाउस में सीबीआई टीम पूछताछ कर रही है। इसके अलावा सीबीआई सुशांत की मौत से जुड़े कुछ और लोगों से पूछताछ भी कर सकती है। मुंबई में सुशांत सिंह की मौत से जुड़ रहे हर पहलुओं को खंगाला जा रहा है। कल शनिवार को सीबीआई की टीम सुशांत के बांद्रा के ड्यूप्लेक्स फ्लैट पर पहुंची थी और करीब 6 घंटे छानबीन की। वारदात के दिन घर पर मौजूद रहे सिद्धार्थ पिठानी, दीपेश सावंत और नीरज सिंह को बुलाया गया और उनसे पूछताछ की गई। इसके बाद घटना वाले दिन को फिर से रिक्रिएट किया गया। ये समझने की कोशिश की गई कि सुशांत की जिंदगी के आखिरी दिन क्या हुआ था। करीब 2 दर्जन फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स और सीबीआई के 7-8 अधिकारी उस कमरे में पहुंचे जहां सुशांत ने सुसाइड किया था। जांच के दौरान उन कड़ियों को जोड़ने की कोशिश की गई जो सुशांत की मौत की कहानी में अब तक सामने आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, पार्लियामेंट्री बिजनेस।
पूर्व क्रिकेटर और उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री चेतन चौहान कोरोना संक्रमण के दौरान लखनऊ के पीजीआई अस्पताल में एडमिट थे। उस दौरान उनके साथ किस तरीके का दुर्व्यवहार हुआ और उनकी मौत कोरोना से नहीं बल्कि अस्पताल में लापरवाही की वजह से हुई। दरअसल ये बात खुद उसी अस्पताल में चेतन चौहान के बगल वाले बेड पर एडमिट एमएलसी सुनील साजन ने कही है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। लेकिन मैं जो देख करके आया हूं 19 दिन पीजीआई में, मैं वो सच्चाई आपको बताना चाहता हूं, सदन के माध्यम से उत्तर प्रदेश को बताना चाहता हूं और सदन के माध्यम से अपने सभी माननीयों को भी बताना चाहता हूं कि कोई गलत फहमी में न रहे। हम तो ये कहेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे कि किसी को कोरोना ना हो। हमारे ही बगल में, अब हम लोगों के बीच नहीं है, स्वर्गीय चेतन सिंह चौहान जी, मैं 13 नंबर बेड पर था और वो 14 नंबर बेड पर थे। अगर नेता सदन सुनेंगे तो आप भी आश्चर्य रह जाएंगे। मैं 11 जुलाई को दोपहर में एडमिट हुआ और माननीय मंत्री जी 11 जुलाई की शाम को 5 बजे एडमिट हुए। और अब मैं जो कहने जा रहा हूं वो दुर्भाग्य है हमारा भी, माननीयों का भी और जो लोग अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं उनका भी। 8 लोगों का वार्ड, माननीय जी, 8 लोगों का वार्ड, जहां 8 कोरोना संक्रमित लोग होते हैं। डॉक्टरों की, नर्सों की और वहां की टीम आती है तो गेट से ही पूछते हैं कि चेतन कौन है। तो माननीय मंत्री जी क्योंकि बहुत सरल थे, उन्होंने हाथ खड़ा किया। टीम आती है, उन्होंने कहा चेतन आपको कब हुआ कोरोना? तो उन्होंने अपनी बात बताई। तो फिर एक दूसरा स्टाफ बोलता है चेतन क्या करते हो तुम? वो कुर्ता पैजामा में थे, मैं तो पैंट शर्ट में था। खैर, तो माननीय मंत्री जी ने कहा कि मैं कैबिनेट मंत्री हूं। तो एक स्टाफ ने कहा कि कहां के? तो उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश सरकार। तो मैं सोच रहा था कि ये लोग कैसे इस बदतमीजी से बात कर सकते हैं, लेकिन मुझे यह भरोसा हुआ कि जब माननीय मंत्री जी ने कह दिया कि मैं उत्तर प्रदेश सरकार का कैबिनेट मंत्री हूं, तब शायद वो चेतन जी कहेंगे या थोड़ा आदर करेंगे। लेकिन ये सुनने के बाद भी जब पीजीआई के स्टाफ ने कहा कि चेतन तुम्हारे घर में और कौन कौन संक्रमित है, तो मुझे गुस्सा भी आया, दुख भी हुआ और सरकार पे भी गुस्सा आया। मतलब सरकार का इतना भी दबाव नहीं है भाई। कैबिनेट मंत्री के बाद कौन होता है? मुख्यमंत्री। तो इसका मतलब उत्तर प्रदेश में केवल योगी आदित्यनाथ जी का सम्मान होगा। अगर शर्मा जी को कोरोना हो गया तो आपके साथ क्या व्यवहार होगा आप सोच नहीं सकते। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए पार्लियामेंट्री बिजनेस। क्या वोट देने से हमारी संवैधानिक जिम्मेदारी हो जाती है पूरी? क्या सिर्फ बड़े बड़े नेताओं को फॉलो कर हम कर लेते हैं अपने वोट के साथ न्याय? कितना जानते हैं हम संविधान के मंदिर यानी संसद के बारे में? कितना जानते हैं अब आज तक चुने गए जनप्रतिनिधियों को? कितना रूबरू हैं आप संसद के खट्टे मीठे इतिहास से? जानिए लोकतंत्र के इतिहास में पहले चुने हुए जनप्रतिनिधि से लेकर At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. सत्रहवीं लोकसभा तक की हर बारीक व अनकही हकीकत
मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी मेरे यानी रोहित सक्सेना के साथ किस्सा संसद का सिर्फ पार्लियामेंट्री बिजनेस पर। Hello, this is Tejshri Singh. Congratulations and all the best wishes to Mr. Rohit Saxena sir, Neeraj Gupta sir and Pankaj Chauhan sir for Parliamentary Business, one of the excellent news channel. This is such a great initiative that the team have taken to bring the parliamentary talk to the general people. Like, this is really very important. So, all the best to the team and the Parliamentary Business again. Thank you. पार्लियामेंट्री बिजनेस जिस तरह से हमें सूचना मिली है कि हर सांसद के साथ में एक रिपोर्टर लगाए जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर एक ये बहुत अच्छी पहल है। हर एक सांसद को अब शायद मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा कि कोई उसकी रिपोर्टिंग करे। आप सब लोग सक्षम होंगे कि आप खुद कलेक्शन करें कौन सा सांसद कहाँ पर क्या कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। जिस उम्मीद से ये शुरू किया जा रहा है उस उम्मीद पर यह चैनल खरा उतरे, इस शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। क्या वोट देने से हमारी संवैधानिक जिम्मेदारी हो जाती है पूरी? क्या सिर्फ बड़े बड़े नेताओं को फॉलो कर हम कर लेते हैं अपने वोट के साथ न्याय? कितना जानते हैं हम संविधान के मंदिर यानी संसद के बारे में? कितना जानते हैं अब आज तक चुने गए जनप्रतिनिधियों को? कितना रूबरू हैं आप संसद के खट्टे मीठे इतिहास से? जानिए लोकतंत्र के इतिहास में पहले चुने हुए जनप्रतिनिधि से लेकर At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. सत्रहवीं लोकसभा तक की हर बारीक व अनकही हकीकत मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी मेरे यानी रोहित सक्सेना के साथ किस्सा संसद का सिर्फ पार्लियामेंट्री बिजनेस पर।